भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी दिखाएंगे ताकत। बड़ा गणपति से फिर शुरू होगी यात्रा। हजारों की संख्या में शामिल होंगे कार्यकर्ता। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन आज पालिताना, अंजर, गोवर्धनपुरा और राजकोट में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पहले चरण की वोटिंग से पहले रोड शो भी करेंगे पीएम। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। करहल में आज रैली करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी ने शुरू की 2024 की तैयारी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए जोरदार प्रचार। आज बीजेपी के सांसद करेंगे प्रचार। जेपी नड्डा भी मांगेंगे वोट। उत्तराखंड में 29 नवंबर से होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होगा एजेंडा। विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी। मोदी सरकार ने तेज की बजट की तैयारियां। वित्त मंत्री ने बुलाई बैठक। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त मंच ने किया बहिष्कार। श्रद्धा केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। आज होगा आफताब का नार्को टेस्ट। सवालों के साथ तैयार जांच टीम। उत्तर भारत में लोगों की बढ़ेगी परेशानी। आज से और नीचे गिरेगा पारा। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। कोहरे और प्रदूषण से बेहाल राजधानी दिल्ली। खराब श्रेणी में हवा का स्तर। कई क्षेत्रों में बिगड़े हालात। रेल यात्रियों को होगी परेशानी। आज रद्द होगी 98 ट्रेनें। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी की इंदौर में बुलेट बाइक के साथ हुई एंट्री की। गुजरात में बीजेपी से खड़गे के सवालों की। जानेंगे राजस्थान को लेकर क्या है कांग्रेस का प्लान। पीएम मोदी और बीजेपी पर क्यों हमलावर हैं महबूबा मुफ्ती। बात करेंगे शिंदे गुट में मिल रहे बगावत के संकेतों की। एनपीआर लाने की तैयारी में जुटी मोदी सरकार की। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी 1 दिसंबर से बदलने जा रहे नए नियमों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के बल्लारशाह रेलवे स्टेशन पर बना फुट ओवर ब्रिज गिरा। ब्रिज के साथ कई यात्री भी पटरी पर गिरे। पटरी से 60 फीट ऊंचा है फुट ओवर ब्रिज। जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी ने लिखा पत्र। 6 महीने में जेल से छूट जाएंगे सिद्धू। कांग्रेस में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। उमेश कुशवाहा निर्विरोध चुने गए जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। अब 8 दिसंबर को होगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। लल्लन सिंह के नाम पर लग सकती है मोहर। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की वापसी। मैक्सिको को 2-0 से दी मात। पहले मुकाबले में सऊदी अरब से हार गई थी अर्जेंटीना। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मौजूदा राजनीति का चाल और चरित्र पूरी तरह से बदल दिया है। यात्रा के दौरान हर रोज राहुल के कई अंदाज देखने को मिल रहे हैं। आध्यात्म से लेकर आक्रामक राहुल और बच्चों से प्यार करते राहुल, बीजेपी और मोदी सरकार को चुनौती देते राहुल के इन सभी रूपों को जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। आज राहुल ने इंदौर में बुलेट बाइक पर सवार होकर एंट्री की। चलिए देखते हैं राहुल का ये अनोखा अंदाज। भारत जोड़ो यात्रा आज अपने 21वें दिन में प्रवेश कर गई है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। आध्यात्म से लेकर राहुल का प्यार भरा रूप तक देखने को मिला। मध्य प्रदेश में यात्रा के प्रवेश करने के बाद राहुल खंडवा में तीर धनुष चलाते दिखे। अब इंदौर में बुलेट की सवारी की। राऊ विधानसभा क्षेत्र में वो बुलेट दौड़ाते नजर आए। राहुल गांधी जब बुलेट ड्राइव कर रहे थे तो बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता दौड़ लगा रहे थे। साथ में विधायक जीतू पटवारी भी राहुल के साथ दौड़ लगा रहे थे। बुलेट चलाते राहुल का ये वीडियो अब वायरल हो गया है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी जब बुलेट दौड़ा रहे हैं तो क्लच में कोई दिक्कत आ जाती है। राहुल गांधी के अलग अलग अवतार एमपी में उनके चाहने वालों को खूब भा रहे हैं। कभी वो पुशअप करते दिख रहे हैं तो कभी बच्चों से बात कर रहे हैं। इंदौर में उनका अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। उनकी यात्रा इंदौर में प्रवेश कर गई है। ये राऊ विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से जीतू पटवारी विधायक हैं। इस क्षेत्र में राहुल गांधी ने बुलेट से एंट्री मारी। बुलेट पर सवार राहुल गांधी के साथ बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता दौड़ लगाने लगे। इस दौरान राहुल हेलमेट पहने हुए थे। वहीं राहुल गांधी का बुलेट चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जीतू पटवारी ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि राहुल गांधी खुद ही बुलेट ड्राइव कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 4 सेकंड बाद ही राहुल गांधी की बुलेट रुक गई। बुलेट रुकने के बाद जीतू पटवारी वहां पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी क्लच को दबाते दिख रहे हैं। इसके बाद यात्रा आगे बढ़ जाती है। वहीं इंदौर में जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछवाया है। राहुल गांधी जिन इलाकों से गुजरेंगे वहां सड़क पर रेड कारपेट है। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में राहुल की यात्रा को लेकर काफी जोश है। एमपी में पहली बार वो इंदौर में पत्रकारों से भी बात करेंगे।
राहुल गांधी को मिल रहे जन समर्थन ने बीजेपी के गणित को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिसके बाद एमपी में बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। गणित तो बीजेपी का गुजरात में भी गड़बड़ा गया है। तभी तो पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी गुजरात में डेरा डाल चुकी है और आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राज्य में बीजेपी की घेराबंदी की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, अब नहीं चलेगी झूठ की दुकान और आप हैं झूठ के सरदार। गुजरात विधानसभा चुनाव में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कमान संभाल रखी है, तो आप के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। 2017 में सत्ता के करीब पहुंचकर भी दूर रह जाने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार कोई चूक करने को तैयार नहीं है। आज पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद गुजरात में कमान संभाल रखी है। आज देदियापाड़े में खड़गे ने पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा, मोदी और शाह पूछते कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में क्या किया। अगर कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में काम नहीं किया होता तो आज हम लोकतंत्र नहीं देख पाते। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी डबल इंजन की बात करती है। 27 साल की उनकी गुजरात में सरकार है। नरेंद्र मोदी यहाँ के सीएम रहे। 8 साल से उनकी केंद्र में सरकार है। मोदी पीएम है, केंद्र में पहले भी उनकी सरकार रही। वो डबल इंजन की बातें करते हैं। डबल इंजन ने गुजरात में क्या काम किया? अगर इंजन खराब हो जाता है तो नया इंजन लगाना पड़ता है, इंजन बदलना पड़ता है, इसलिए यहाँ की सरकार को भी बदलना चाहिए। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस का काम हमेशा मजबूत होता है। हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुल की मरम्मत करें, उसे खोले तो पहले ही दिन गिर जाए। खड़गे ने कहा कि आज देश का 45% युवा बेरोजगार है, लेकिन केंद्र सरकार नौकरी नहीं दे रही। केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, मोदी सरकार इन्हें भरने को तैयार नहीं है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो जानकारी ITI से इसी सरकार ने हमें दी है। आज मोदी कुछ लोगों को नौकरी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये काम तो सरकारी डिपार्टमेंट में करने वाला क्लर्क करता है। प्रधानमंत्री लोगों को रोजगार दे, क्लर्क का काम क्लर्क को ही करने दे। गुजरात में इस बार बीजेपी को अपनी सत्ता बचाना मुश्किल लग रहा है, तो वहीं कांग्रेस गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के लिए खास रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है। इधर राजस्थान में भी कांग्रेस ने अपनी आपसी खींचतान के लिए खास रणनीति बनाई है। जयराम रमेश की माने तो कांग्रेस के लिए व्यक्ति से ज्यादा संगठन मायने रखता है। तो क्या जल्द हल हो जाएगा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का टकराव? देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा में इस वक्त राजस्थान का सियासी टकराव साफ साफ सुनाई दे रहा है। अशोक गहलोत का सीधे सचिन पायलट पर किया गया हमला चर्चाओं में आ गया है। कांग्रेस नेताओं को इस मामले में लगातार सवालों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रमुख जयराम रमेश से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि राजस्थान में हमारे नेताओं में कुछ मतभेद है, लेकिन इस मतभेद का असर पार्टी की मजबूती पर नहीं होगा, जल्द ही इन्हें सुलझा लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा, राजस्थान के मुद्दे पर मैंने 3 बार बयान दिया है, अब चौथी बार दोहरा रहा हूं। गहलोत हमारी पार्टी के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारी पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की हमारी पार्टी को जरूरत है। कुछ मतभेद हैं। जो शब्द मुख्यमंत्री की ओर से इस्तेमाल किए गए जो अप्रत्याशित थे, मुझे भी आश्चर्य हुआ। कांग्रेस पार्टी में व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति आते जाते रहते हैं। वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, इससे कुछ नहीं। संगठन सबसे ऊपर है। संगठन को जो मजबूत करेगा, नेतृत्व की ओर से वही हल निकाला जाएगा। राजस्थान मामले का हल कब तक निकलेगा, इसकी समय सीमा तो नहीं बता सकता, लेकिन ये जल्द हल हो जाएगी और जिस सिद्धांत से निकलेगा वो साफ है। अगर कोई फैसला करने से संगठन मजबूत होगा या कमजोर, तो ऐसे में वही चुना जाएगा जो कांग्रेस संगठन को मजबूत करे। अगर कठोर निर्णय लेने हैं तो लिए जाएंगे, समझौता करवाना है तो करवाया जाएगा, लेकिन फैसला पार्टी की मजबूती के हक में लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी। राजस्थान का हर नेता और कार्यकर्ता चाहता है कि भारत जोड़ो यात्रा सफल हो। बयानबाजी तो चलती रहती है। दरअसल राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने एक सवाल के जवाब में सचिन पायलट को सीधे सीधे गद्दार करार दिया था, जिसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। राजस्थान में लंबे वक्त से गहलोत और पायलट के बीच रस्साकशी का खेल चल रहा है, जिस पर अब कांग्रेस सख्त नजर आ रही है। सख्त तो महबूबा मुफ्ती भी मोदी सरकार पर नजर आ रही हैं। आज भी महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने अपने बयान में साफ कर दिया है कि बीजेपी भारत नहीं है, जिसके बाद राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले
राजनीतिक माहौल गरमाना शुरू हो गया है। घाटे की पार्टियों के निशाने पर बीजेपी आ गई है और आज पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी भारत नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान में कश्मीर भारत से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी ने संविधान को नष्ट कर दिया है। भारत बीजेपी का नहीं है। जब तक आप कश्मीर मुद्दे का समाधान नहीं करते, तब तक आप कोई परिणाम नहीं देखेंगे। चाहे आप यहाँ कितने भी सैनिक भेज दें। ईडी एनआईए की छापेमारी में वो खोज रहे हैं कि पीडीपी के पास क्या है। भारत से हमने दिल से गांठ बांधी है, लेकिन आपने हमारे साथ क्या किया? आपने हमारी भावनाओं और अस्मिता से खिलवाड़ किया और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भारत बीजेपी नहीं है। हम महात्मा गांधी के भारत के साथ शामिल हुए। जवाहरलाल के भारत के बाद हमने राहुल गांधी के भारत के साथ विलय किया है। हम उन्हें इसे बीजेपी का भारत नहीं बनाने देंगे। हम लोगों को सभी चुनावों में भाग लेना चाहिए, चाहे पंचायत हो या नगर निगम के चुनाव, क्योंकि हमारे पास यही एक साधन है जिससे हम उनसे लड़ सकते हैं। महबूबा ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी की एक ब्रांच बन गया है। बीजेपी हिमाचल और देश के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप है। पहले हमारा देश निर्वाचन आयोग पर गर्व करता था, लेकिन अब चुनाव आयोग केवल बीजेपी की कठपुतली बनकर रह गया है। बीजेपी जब चुनाव आयोग को हरी झंडी देगा, तभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की घोषणा होगी। जम्मू कश्मीर से महबूबा की ललकार और चुनौती बीजेपी को भारी पड़ सकती है। इधर महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे से की गई बगावत भारी पड़ती नजर आ रही है। अब शिंदे गुट में भी बगावत की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिस पर उद्धव ठाकरे ने भी तंज कसा है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे कैंप में बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। 4 महीने पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व से बगावत कर दी थी और शिवसेना के 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए। बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अब उनके कैंप में बगावत होती दिख रही है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे अपने गुट के विधायकों, सांसदों और उनके परिवारों के साथ एक बार फिर गुवाहाटी पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनके गुट के 6 विधायक शिंदे के साथ नहीं दिखाई दिए। इसमें से 3 मंत्री भी शामिल हैं जो अपने मंत्रालय से खुश नहीं हैं। शिंदे के साथ नहीं जाने वाले विधायकों में तानाजी सावंत, गुलाब राव पाटिल, अब्दुल सत्तार, संजय गायकवाड़, चंद्रकांत पाटिल और महेंद्र दलवी शामिल हैं। शिंदे कैंप के एक सांसद ने भी उनके साथ जाने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि विधायकों की नाराजगी मंत्री न बनाए जाने को लेकर है। जून महीने में ये दूसरी बार है जब शिंदे अपने सहयोगी विधायकों के साथ कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। इससे पहले जून में शिंदे गुट के विधायकों ने गुवाहाटी में डेरा जमाया था और गुवाहाटी छोड़ने से पहले कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन एक बार फिर शिंदे की गुवाहाटी यात्रा विवादों में फंस गई है। शिंदे की गुवाहाटी यात्रा पर तंज कसते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बुल्ढाना में एक किसान रैली में कहा, शिंदे और उनके मंत्रियों के पास मौसमी बारिश से प्रभावित किसानों से मिलने का समय नहीं है। वे आशीर्वाद लेने गुवाहाटी गए हैं, लेकिन मैं किसानों का आशीर्वाद लेने बुल्ढाना आया हूं। उद्धव ने शिंदे को चुनौती देते हुए कहा, अगर उनमें हिम्मत है तो इन गद्दार विधायकों और सांसदों को घोषणा करनी चाहिए कि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो शिवसेना और बाला साहेब के नाम और चेहरा चाहते हैं, लेकिन आशीर्वाद के लिए वो मोदी की ओर देखते हैं। शिंदे गुट में अगर बगावत होती है तो इसका असर बीएमसी चुनाव में पड़ना लाजमी है, जिसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिल सकता है। इधर संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। संसद सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में पेश होने वाले विधेयकों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। केंद्र सरकार संसद में जन्म और मृत्यु पर डेटाबेस बनाए रखने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की अनुमति देने के लिए विधेयक ला सकती है, जिसको लेकर संसद का ये सत्र भी हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार अहम विधेयक पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार जन्म और मृत्यु डेटाबेस के जरिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन की इजाजत के लिए बिल ला सकती है। ये विधेयक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को जन्म और मृत्यु डेटाबेस बनाए रखने और एनपीआर को अपडेट करने की अनुमति देता है। विधेयक का ड्राफ्ट जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के लिए बीते साल अक्टूबर में गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सुझावों के लिए पेश किया था। प्रस्तावित विधेयक के अनुसार डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, आधार डेटाबेस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए भी किया जाएगा। सरकार ने धारा 8 में भी संशोधन प्रस्तावित किया है, जो जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिकों और घरों के मुखिया की जरूरत से जुड़ा है। मसौदे में ये कहा गया है कि अगर आधार संख्या मौजूद हो तो जिम्मेदार लोगों को माता पिता और जन्म के मामले में मुखबिर और मृतक माता पिता, पति या पत्नी और मृत्यु के मामले में मुखबिर प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
इसके अलावा धारा 17 जो जन्म और मृत्यु रजिस्टर की खोज और जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र के रूप में इन प्रमाण पत्रों को जमा करने से जुड़ी है। सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि इन प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख और स्थान को साबित करने के लिए किया जाएगा। संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 6 दिसंबर को सभी राजनीतिक दलों की बैठक होगी, जिसमें सत्र के विधायी कामकाज और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भेजा है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और ये 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। लोकसभा और राज्यसभा ने अलग अलग अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इस दौरान अहम तारीखों का ब्यौरा भी जारी कर दिया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 दिसंबर से होने वाले बड़े बदलावों की। दिसंबर महीने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और ये महीना भी अपने साथ कुछ बदलाव लेकर आएगा। जी हां, दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही कुछ बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि बैंकिंग से लेकर पेंशन के लिए नियम अब बदल रहे हैं। तो अगले महीने आएंगे कौन से नए नियम, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल 2022 के आखिरी महीने यानी दिसंबर को लोग यादगार बनाना चाहते हैं, लेकिन इस महीने में सरकार ने लोगों को झटका देने की तैयारी कर ली है। दरअसल नए महीने की शुरुआत में मोदी सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिससे आम जनता को राहत नहीं मिलेगी, बल्कि महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा। जहां एक तरफ गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है, तो वहीं एटीएम से पैसे निकालने के लिए अब मुश्किलों का सामना करना होगा। दरअसल पिछले महीने की शुरुआत में कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतें घटी थी, पर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि रसोई गैस के सिलेंडर इस बार 1 दिसंबर से महंगे हो सकते हैं। सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव की घोषणा हो सकती है। इसी के साथ ही एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी बदल सकता है। बताया गया है कि 1 दिसंबर के बाद से एटीएम में कार्ड डालते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी की एटीएम स्क्रीन पर दिए गए कॉलम में पुष्टि करने के बाद ही नकद बाहर निकलेगा। बैंकिंग नियमों के साथ साथ पेंशन के नियम भी बदलने जा रहे हैं। दरअसल पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऐसे में अगर इस महीने के अंत तक उन्होंने अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, तो 1 दिसंबर से ऐसा करने में उन्हें असुविधा हो सकती है। अगर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया गया तो उनकी पेंशन रुक सकती है। जहां एक तरफ पेंशन धारकों को झटका लगेगा, तो वहीं दूसरी तरफ रेल यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से ट्रेन के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा। रेलवे अपने टाइम टेबल में भी बदलाव करती है, यानी अगले महीने लोगों को महंगाई के झटके के साथ साथ कई बदलावों के लिए तैयार रहना होगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति। कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।